मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, प्रभावी परमाणु क्रमांक का जो नियम है उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोग पहले वर्नर के सिद्धांत में देख चुके हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वर्नर ने की, पर क्योंकि उसमें कुछ कमियां रह गई थी, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए थे, तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत महसूस हुई। और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो सिज्विक द्वारा दी गई, जिसको हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिया, नाम दिया। और यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल सराउंडेड बाय लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनने में सबसे पहले क्या होता है, मेटल आयन होता है और फिर उसके चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं जो कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मेटल। धातु आयन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, खुद के भी प्लस लिगेंड्स ने जो डोनेट किए हैं उनको मिला के, सेम एज दैट ऑफ इनर्ट गैस। अगर मान लो दोनों का टोटल किया और वो जो संख्या है वो इनर्ट गैस के परमाणु क्रमांक के अगर बराबर होती है, तो उस स्थिति में उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और वो स्थायी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, मेटल के भी और लिगेंड के भी, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। कोबाल्ट 3 के केस में एग्जांपल देखिए आप, CONH3 का होल 6+3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, यहाँ 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। CO3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का आपको आपने रिमूव कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 24 इलेक्ट्रॉन्स। 6 लिगेंड्स हैं अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इट इज 2 into 6, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 इन CONH3 होल 6 प्लस 3 आयन, 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है कोबाल्ट 3 के और 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने दिए, तो टोटल हो गया 36। एंड 36 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और वो स्टेबल होगा। मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल नाइट्रोसाइल्स आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के द्वारा समझे जा सकते हैं और वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव नंबर रूल जो है 36 अगर एटॉमिक नंबर आता है, वो किन किन कंपाउंड्स के लिए कॉमनली, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, FeCO5, MnCO5 Br, CONO CO3, मतलब ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल के। और इनके अलावा भी काफी सारे कार्बोनाइल और उनके जो व्युत्पन्न होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। पर कुछ मेटल आयंस जो हैं वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज Fe+3, CO+2, Cr+3 और भी कई। अब एक्सेप्शन में आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, 36 आ रहा है परमाणु क्रमांक, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। पर अगर हम FeCN6+3 देखते हैं, इसमें क्या है, आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 1 लेसर देन krypton, इनर्ट गैस से 1 नंबर कम होगा। तो Fe+3 जो है, यहाँ पर आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर कैसे आएगा, 26 - 3 दैट इज 23। 6 CN है तो 12, 6 into 2 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के मिलेंगे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 35, यानी कि ये इनर्ट गैस के बराबर इसका परमाणु क्रमांक नहीं है। और अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं है।
काफी सारे कार्बोनाइल्स, नाइट्रोसाइल्स और काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी, उनका किस तरह से बनेंगे और उनका स्थायित्व बहुत अच्छी तरह से सिज्विक थ्योरी से समझा जा सका। पर जैसा कि एक तो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया वैनेडियम के कॉम्प्लेक्सेस के केस में भी होता है कि वो इफेक्टिव नंबर रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो काफी कुछ समझाया जा सका, पर आप ये देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री। अब आप ये देखिए कि इससे ज्योमेट्री के बारे में बहुत ज़्यादा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में ये थ्योरी कुछ नहीं कह पाई। और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में भी सिज्विक थ्योरी नहीं बता पाई। तो ऑल्दो फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी को अच्छी तरह समझा पाई, पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिनको ये थ्योरी नहीं समझा पाई। तो वर्नर थ्योरी के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन को, कंपाउंड्स को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, पर फिर भी इसके मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अधिक से अधिक पता लगता गया, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सफलतापूर्वक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में समझा। थैंक यू। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बाद हम लिगेंड के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखते आए हैं, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो मेटल और लिगेंड दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेटल आयन का रोल देखा था। अब हम लिगेंड के बारे में ये देखेंगे कि लिगेंड कितने तरह के होते हैं, किस आधार पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो लिगेंड को हम डिफाइन करेंगे, गिव्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म जो डोनेट करेगा, दैट इज एक्ट्स एज डोनर, उसको हम लिगेंड कहेंगे। अब लिगेंड को हम क्लासिफाई करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड। लिगेंड में कितने डोनर एटम है उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे। पहला टाइप है मोनो और यूनिडेंटेट, एक दंतुक लिगेंड। नाम ही बता रहा है एक दंतुक, यानी एक साइड को सेटिस्फाई करेगा ये पार्टिकल। लिगेंड्स हैव ओनली वन डोनर एटम, एक ही डोनर एटम है, सो कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल मेटल एटम एट वन साइड ओनली। इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, लिगेंड जो है वो मेटल की एक कोऑर्डिनेशन साइड को सेटिस्फाई कर रहा है, और एरो बनेगा क्योंकि लिगेंड डोनर है और मेटल एक्सेप्टर है, तो लिगेंड से मेटल की तरफ इंडिकेट करेगा। अब हम ये देखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड किस प्रकार के हो सकते हैं। तीन तरह के हो सकते हैं लिगेंड्स। न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है। न्यूट्रल एटम की हम बात करते हैं, हालांकि इन सब से आप वाकिफ हैं। आप देखिए H2O, ROH, NH3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन हो गए, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया, R3P हो गया, R3PS हो गया, ये सभी न्यूट्रल एटम होते हैं, उदासीन अणु होते हैं जो कि लिगेंड की तरह से काम करते हैं। नेगेटिव आयन के केस में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमो, आयो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, साइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ये सभी और इसके अलावा काफी सारे जो हैं वो नेगेटिव आयंस लिगेंड की तरह से काम करते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, पॉजिटिव आयन में आप देखिए NO+, NH2, NH3+, H3O+, ये सभी, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में तीनों तरह के पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज काम करती है। अब बाइडेंटेट लिगेंड जिसको हम कहेंगे द्विदंतुक लिगेंड, नाम से पता लग रहा है
दो कोऑर्डिनेशन साइट को सेटिस्फाई करेगा। लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स कोऑर्डिनेट विद मेटल एट टू साइट, यानी लिगेंड के पास में दो डोनर एटम है, दो दाता है, और वो मेटल्स की दो कोऑर्डिनेशन साइट के साथ में जुड़ता है। यहाँ पे एक बात कंसीडर करने वाली है कि ये हमेशा नहीं होता है कि लिगेंड के पास में दो साइट्स हो तो मेटल की दो कोऑर्डिनेशन साइट के साथ ही जुड़े उसको सेटिस्फाई करें। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। एम्बीडेंटेट या उभयतंतुक लिगेंड्स जो होते हैं उसमें दो डोनर होते हैं पर वो मेटल से एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही साइट को सेटिस्फाई करता है। पर यहाँ पर क्या है, बाइडेंटेट है, तो लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स एंड कोऑर्डिनेट विद मेटल एट टू साइड्स। ये आप देखिए लिगेंड जो है मेटल के साथ में इस तरह से दो जगह बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए CH2 NH2 CH2, इट इज इथिलीन डायमीन। फिर ग्लाइसिनेट आयन देखिए CH2 NH2 COO, फिर आप ऑक्सीडेट आयन देखिए COO माइनस एंड COO माइनस। यहाँ पर दो ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पर दो नाइट्रोजन डोनर है, और जो दोनों डोनर हैं वो मेटल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट मतलब बहुदंतुक। बहुदंतुक आप ये जानते हैं कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, अगर दो से ज्यादा डोनर के पास में साइट्स हैं, मोर देन टू डोनर एटम्स प्रेजेंट, देन कोऑर्डिनेट टू मेटल बाय मोर देन टू साइड्स। अगर दो लिगेंड के पास में दो से ज्यादा डोनर हैं और तो वो मेटल की दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन साइट के साथ को सेटिस्फाई करेगा, उसके साथ में जुड़ेगा। आप ये देखिए यहाँ पर तीन दिखाए हैं लिगेंड का मेटल के साथ, एक दो और तीन साइट को डोनेट करेगा। तो इस तरह से अगर आप देखिए कि अगर हेक्साडेंटेट अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तो अगर हम मोनोडेंटेट जैसे हम देखते हैं H2O हो या अमोनिया हो तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स की जरूरत होगी। पर यहाँ पर क्योंकि एक मेटल आयन की लिगेंड 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 कोऑर्डिनेशन साइट्स को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लिगेंड ही काफी होंगे अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड है। तो अब एक एग्जांपल देखिए ट्राइडेंटेट लिगेंड का, दैट इज डाइइथिलीन ट्राइएमीन CH2 NH2, दैट इज CH2 NH CH2 CH2 NH2। अब आप देखिए 1 2 3 तीन नाइट्रोजन के पास में डोनर एटम है, डोनर एटम है, तो क्या होगा, ये तीनों साइड से मेटल के साथ में जुड़े। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। 6 दंतुक लिगेंड है, दैट इज इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, कॉमनली हम इसको EDTA कहते हैं। इसको देखिए आप CH2N CH2COH 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, मैंने स्टार से बताया है आपको, 1 2 3 और 4 तो ऑक्सीजन डोनर है और 2 नाइट्रोजन है, तो हेक्साडेंटेट हो गया। यानी अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें केवल एक ही EDTA उसके 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, वो ही काफी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। अगर आपको याद हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड के साथ में चीलेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड जैसे मैंने अभी आपको द्विदंतुक लिगेंड के बारे में बताया था, उसी तरह से एम्बीडेंटेट लिगेंड में दो होते हैं डोनर एटम, 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट। 2 या 2 से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट है, बट एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली वन साइड कोऑर्डिनेशन इज देयर। 2 डोनर होते हुए भी जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उस समय पर कोऑर्डिनेशन साइड पे केवल एक पार्ट ही जुड़ता है। जैसे आप देखिए NO2 माइनस,
NO2 माइनस के केस में मेटल के साथ में बॉन्ड ऑक्सीजन से भी बन सकता है और नाइट्रोजन से भी बन सकता है, जबकि दोनों ही बनाने में सक्षम है। आप साइनाइड में देखिए कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड। NCS में आप ही देखिए CNS भी हो सकता है और NCS भी हो सकता है, थायोसाइनाइड भी हो सकता है और आइसोथायोसाइनाइड भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में देखा कि किस तरह से ये अलग अलग जो इसके पास में डोनर ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चीलेशन। चीलेशन किसको कहेंगे? विथ बाय और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मेटल कोऑर्डिनेट विथ मोर देन वन साइड। चीलेशन में आप देखेंगे कि या तो बाय होगा या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, वो मेटल की कोऑर्डिनेशन साइड में मोर देन वन साइड से जुड़ेगा और उस स्ट्रक्चर को एक से अधिक स्थान पर मेटल से जुड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेक्साडेंटेट ये बताया था अभी, मोर देन वन साइड पे जब जुड़ेगा तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा, इट इज नोन एज चीलेट। अब आप देखिए ये है CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ पर दो डोनर हैं, दो नाइट्रोजन है, ये मेटल के साथ में जुड़ रहे हैं, यानी मेटल की दो कोऑर्डिनेशन साइड्स के साथ में ये जुड़ रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे मेटल चीलेट। और लिगेंड्स which form 5 or 6 membered ring form stable chelates. Stable chelates कौन से होंगे? जो ligands 5 to 6 membered rings को बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको different type of ligands के बारे में बताया और ये ligands अलग अलग स्थिति में coordination compounds का formation करते हैं। थैंक यू।